हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी को सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है। और यहाँ पर पहले मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी, उसके बाद जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंततः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। यानी कि जो इंडिया है, ठीक है, वो इंडियन जो कॉन्टिनेंट है वो उसका अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, भूवैज्ञानिक जो इसकी संरचना है, वो क्रियाओं के भू आकृतिक प्रक्रमों और क्रियाशील प्रक्रियाओं के कारण हुआ था। जैसे मतलब उस पर अंतर्जनित बल लगा था, अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक फोर्स लगा था, और एक्सोजेनिक फोर्स लगा था यानी बहिर्जनित बल लगा था, और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट यानी प्लेट के क्षैतिज संचरण। ठीक है। उसके बाद लैंड फॉर्म हुआ था, जियो स्ट्रक्चर जो है वो बने थे। और वो कौन कौन से हैं, तो अगर इसको हम बांटे तो जियोलॉजिकल जो डिवीज़न हुआ है इंडिया का, एक तो पेनिनसुलर प्लेट है, ठीक है, जो हमें साउथ वाला पोर्शन दिखता है वो पेनिनसुलर प्लेट है। दूसरा हिमालयन माउंटेन और पेनिनसुलर माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। और थर्ड है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो। इस तरह इसका जियोलॉजिकल डिवीज़न हुआ है इंडियन कॉन्टिनेंट का, है ना, उपमहाद्वीप का, मतलब सब कॉन्टिनेंट का, सॉरी कॉन्टिनेंट बोल रही हूँ, सब कॉन्टिनेंट का जो डिवीज़न हुआ है उपमहाद्वीप का, इंडियन उपमहाद्वीप का जो डिवीज़न हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। ठीक है। शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड हिम है ना, मैंने बता दिया ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू के रूप में। फिर उसी तरह हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, ठीक है, यानी कि माउंटेन और पेनिनसुलर माउंटेन। और दूसरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। इस तरह इसको कितना भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। और अब हम इनको पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय जो खंड है वो कितना पुराना है, तो वो 350 बिलियन से 550 मिलियन ईयर्स जो है उसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं, इतना पुराना लगभग होगा। कैम्ब्रियन काल जो है, कल्प बोलो या काल से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। ठीक है। और अब ये कैम्ब्रियन कल्प टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दी है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्या किया है, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है। थोड़ा बहुत हम इस पर डिस्कस करेंगे, मतलब जैसे ज्योग्राफी होता है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें से कैम्ब्रियन काल भी होता है। ठीक है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो पार्ट था, हिस्सा होने का कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंड भ्रंशों से क्या है, इसमें कहा गया खंड भ्रंशों से प्रभावित है। जैसे नर्मदा, तापी, महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, ठीक है, रिफ्ट वैली जिन्हें कहते हैं, नर्मदा, तापी और महानदी की जो रिफ्ट वैली है, और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन जो हैं, इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्लामला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोड़ा, शेरनी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो हैं आदि। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उसकी प्रवणता कम होती है। देखिए ये मैंने थोड़ा सा अभी बता, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अगर उसको हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में कहाँ से कहाँ तक है, ये इसका विस्तार कहाँ तक है, तो गुजरात का अगर कच्छ देखें आप, और फिर अरावली हिल्स देखें, गंगा यमुना प्लेट जो प्लेन है उसके वो वहाँ से वो डिवीज़न पार्ट होता है इसका, मतलब
वो जो हिमालयन माउंटेन है उससे इसको अलग करती है, और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, इसी तरह ईस्ट में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा मेघालय, कर्बी प्लेट, एंगलोंग, है ना, और मेघालय प्लेट्यू और कर्बी एंगलोंग आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह फिर इस बंगाल की साइड गंगा डेल्टा है, और मेघालय प्लेट्यू को राजमहल हिल से अलग करती है मालदा फॉल्ट, ठीक है, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू को जो है अलग करती है वो क्या है, मालदा फॉल्ट अलग करती है। और इसी तरह ये मतलब जो साउथ में आप देखेंगे ना कि इसका ढलान किस साइड है, ईस्ट की साइड है, मतलब इसका वेस्ट टू ईस्ट साइड इसका ढलान है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और वहीं जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। और छठा नागपुर प्लेट्यू को ये मेघालय प्लेट्यू से कौन अलग करता है, मालदा फॉल्ट अलग करता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और पेनिनसुलर ब्लॉक है वो बहुत ओल्डेस्ट है और बहुत रिजिड है, यानी बहुत कठोर है, और प्री कैम्ब्रियन यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखें तो प्री कैम्ब्रियन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है मेघालय वो मतलब प्रायद्वीपीय खंड है, उसकी विशेषता है जो हमने पॉइंट्स में डिस्कस कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हिमालय और जो पेनिनसुलर माउंटेन है उसके बारे में। तो हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। यानी हमने जब जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, तो हमने वहाँ पर क्या देखा कि वो कठोर है, ठीक है, रिजिड है, लेकिन ये क्या है, ये तरुण है, यानी ये लचीले उसकी कंपैरिजन में कमज़ोर है ये, ठीक है। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रिया यानी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक जो फोर्स है से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अब भी युवावस्था में हैं। क्या ये युवावस्था में है, और गोर्ज वी आकार घाटियाँ बनाती हैं, ये शिप्रिकाएँ बनाती हैं, जलप्रपात बनाते हैं इत्यादि। इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पे जलप्रपात, शिप्रिकाएँ आदि देखने को मिलती हैं, ठीक है। और आगे इसके बारे में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अब हम बात करते हैं गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के अगर मैदान की बात करें हम, तो क्या है कि ये भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड, यानी 3 भागों में इसको वैज्ञानिक जियोलॉजिकल डिवीज़न जो इसका हुआ है उसमें ये थर्ड है। और इसमें क्या है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान इसमें शामिल है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, और वो अपने साथ जो अवसाद लेकर आई और उससे उन्होंने इसको पाट दिया है, ठीक है। यानी ये क्या है, गड्ढे के रूप में हो गया था, लेकिन फिर जो नदियां थी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी रेत लेकर आए, उन्होंने इसको पाट दिया और उसकी वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये बात यहाँ पर कही गई है। जैसे ये पिक्चर में भी आप इसे बोलते हैं जियो सिंक्लोनी, ठीक है। डिप्रेशन जो होता है मतलब नीचे की तरफ आ जाती है और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ भले आ गई, लेकिन सेडिमेंट्स ने इसको पूरा क्या किया, ढक दिया। अभी मैदान बन चुके हैं। भू आकृति, तो भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के रूप में। दूसरा जो उत्तरी भारत का मैदान। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार।
4 है भारतीय मरुस्थल, 5th है तटीय मैदान और 6 है द्वीप समूह। और अब हम इन्हीं को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है उस पर बात करते हैं। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, और ये मैप हम बाद में डिस्कस करेंगे, और क्या है उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ यानी हिमालयन, जो जैसे हिमालयन माउंटेन की बात करें तो उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्वी और पश्चिम लंबाई लगभग कितनी दी हुई है, 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, वो 160 से 400 किलोमीटर है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई इन पर्वत श्रेणियों की हमें दी हुई है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि उच्चावच पर्वत श्रेणियों के सरेखंड और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय, फिर हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ठीक है, इस तरह इसको बांटा गया है। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड भी बोल सकते हो इसको, है ना। और देख सकते हो अब हम इनको विस्तार से पढ़ रहे हैं। जैसे जो हमने हिमालयन माउंटेन थे, है ना, ये हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जो इंडियन भू आकृति उसको कई खंडों में बांटा गया। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, अब उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को भी कितने भागों में बांट दिया इन्होंने, 5 भागों में बांट दिया। अब इनको और ज़्यादा मतलब बहुत खंड खंड करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर और उत्तर पश्चिम जो हिमालय है वो क्या है कि कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं कश्मीर में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ ब्लू कलर से मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हैं जो कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इसमें ये हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। यानी लद्दाख को आप देखेंगे तो एक ठंडा रेगिस्तान ही है। ठीक है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है और डल झील है। ठीक है, डल लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डल लेक कहाँ है, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो है ये है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदी बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कहाँ पर है, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय में हमें यहाँ पर जो है सियाचिन और बल्टोरो देखने को मिलता है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान यानी लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन जो है की खेती होती है। वृहद हिमालय में जो जिला पीर पंजाल में बनिहाल, क्या ग्रेटर हिमालय में जो जिला और पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खोरदुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रों की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जो हैं यहाँ पे डल है, वूलर है। ठीक है, और लवण झील जो है वो कौन कौन सी हैं, पांगोंग हो गए, पांगोंग सो हो गए। ठीक है, और सोमोरिर जो हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार की जो हैं झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, कश्मीर और उत्तर पश्चिम कश्मीर विलक्षण सौंदर्य खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाने जाते हैं। कश्मीर के बारे में उसके और तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है, चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर झेलम नदी
ठीक है, झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल के रूप में विकास की में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आखिरी विसर्प का निर्माण करती है। यानी कि एकदम ऐसे जो बहती है, बिल्कुल सांप जैसे लहराता है ना, बिल्कुल वैसे ये नदी बहती है। ठीक है, और इसमें एक रोचक तथ्य क्या दिया है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पीय बहाव, यानी जो झेलम नदी वो सांप की तरह से लहराती हुई जो बहती है, बहाव रोचक है। यह पूर्वी समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। ठीक है, यानी डल लेक जो है, जो झेलम नदी है, ठीक है, वो कश्मीर से होके जाती है और फिर पाकिस्तान में चल जाती है। तो जो क्या है, इंडस की यानी सिंधु की सहायक नदी है, तो वो ना सांप जैसे से लहराती, तो उसका एक जो है वो डल झील भी उसका एक कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। क्यों है कि ये बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थलीय निम्नतम आधार रही है। ठीक है, मतलब इसके पीछे एक पर्टिकुलर कारण है, जिसकी वजह से क्या है कि ये नदी ऐसे ही सर्प की तरह करती हुई जाती है, बिल्कुल सांप के जैसे। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्प बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बहुत बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यानी कि पहले बहुत बड़ी एक झील थी, जिसका अब बचा कुचा पार्ट जो है वो डल झील बचा है, और बड़ी झील झेलम नदी के, और ये जो बड़ी वाली झील थी, जो डल झील से भी पहले जो बड़ी झील थी, वो झेलम नदी के इस स्थलीय निम्नतम आधार रही है, यानी उसके इस विसर्प का कारण वही है। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। आगे क्या कहा गया है, देखिए हम अभी कश्मीर और पश्चिम जो है कश्मीर पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में वहाँ के शिखर, दर्रे और पर्वत श्रेणियाँ हमें दी हुई हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रदेश के दक्षिण भाग में लॉन्गिट्यूडिनल घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। इसमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल जो सिंक्लाइन जो होती है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है। और जो उठा हुआ पार्ट होता है एंटीक्लाइन कहते हैं, जो निचला वाला पार्ट होता है वो सिंक्लाइन होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि हिमालय और उत्तराखंड। हिमालय जो है, हिमालय का एक हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। जो हिमालय है और उत्तराखंड है वो कहाँ है कि रावी नदी और घाघरा की सहायक नदी है काली नदी के बीच में स्थित है ये पोर्शन। ये भारत की दो प्रमुख नदी तंत्रों यानी सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे हम देखने को मिलता है ये वाला। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास, सतलुज जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और यमुना और घाघर जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि हिमालय जो हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। लाहौल और एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंड में है। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां वृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमालय जो हिमाचल है में धौलाधार और उत्तराखंड में नागतीफा कहा जाता है। किन्हें हिमालय क्या बोला गया है कि हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणियां इस हिमखंड में स्थित हैं। तो हमें ग्रेटर हिमालय और हिमालयन पोर्शन और शिवालिक जो श्रेणियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें उत्तराखंड में नागतीफा कहा जाता है और हिमाचल में इसे हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहा जाता है। ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर हैं जो कौन कौन से हैं। धर्मशाला, बहुत सारे लोग धर्मशाला घूमने जाते हैं, कोई मसूरी जाता है, वो सारे यहीं पर हैं।
ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड में सारे पाए जाते हैं। कासौली जो है, अल्मोड़ा हो गया, लैंसडाउन हो गया और रानीखेत जो है इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। और शिवालिक जो है, शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भीय रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ पे इम्पीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। ये बात मतलब कही गई है इसमें। बाकी इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका दून है, नालागढ़ दून है, देहरादून है, हरिके दून है, कोटा दून शामिल है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, देहरादून घूमने जाते हैं लोग। और वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति यानी ट्राइब्स जो हैं रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी ऊंचाई, बुग्याल जो होता है ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल कहा जाता है, में चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? जब गर्मी होती है तब ये क्या करते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं और सर्दी के टाइम में घाटी में लौट आते हैं। और आगे क्या बात की गई है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटियाँ इसी पर्वतीय श्रेणी में स्थित क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जो है इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग जो है नदी संगम है, जिसका विवरण जो है हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में। तो इसे पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ये पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिण भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल है, पाई जाती हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? सिक्किम और दार्जिलिंग की बात हो रही है। सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और कंचनजुंगा जैसी ऊंची पहाड़ियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और उसमें बाद यहाँ पर प्राकृतिक दशा अगर बात की जाए तो मध्य ढाल है, गहरी है और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा होना और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर चाय का बागान लगाए थे। यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम अरुणाचल हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो यह पर्वत श्रेणियों की सामान्य दशा है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व में ये फैले हुए हैं और यह क्षेत्र की प्रमुख जो मुख्य चोटियां हैं वो कुंगतू और नामचा बरुआ शामिल है। इसमें नामचा बरुआ जो है को पार करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है गहरी गॉर्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसरी, दिहंग, दिबंग और लोहित यहाँ की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये 12मासी नदियाँ हैं, बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी हुई जनजातियाँ इस प्रकार हैं। इन जनजातियों के नाम क्या हैं? मोनपा, अबोर, मिश्मी, नीशी, नागा। ये जनजातियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम याद रख लेना। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूमिंग जो है झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लेस या बर्न जो है कृषि भी कहा जाता है। मतलब खेती करते हैं और उसके बाद फसल काट कर जलाकर भूमि और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर
अब हम पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दशा जो है उत्तर से दक्षिण है, यानी पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। ये इनका शेप जो है वो ऐसी हैं और मतलब मुड़ जाती हैं, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी, और दक्षिण में ये मिज़ो या लुसाई पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। बराक मणिपुर मिज़ोरम की जो मतलब बराक जो नदी है वो मणिपुर और मिज़ोरम की मुख्य नदी है, और मणिपुर घाटी के मध्य एक जो झील स्थित है जिसे लोकताक झील कहा जाता है। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिज़ोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगत चट्टानों से बना हुआ है। क्या मिज़ोरम की बात की गई है, और जिसे क्या बोलते हैं मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, वो किससे बनी हुई है? असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, यानी नागालैंड जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं ज़्यादातर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है उसकी सहायक नदियाँ हैं नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मिज़ोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, मेघना नदी की बात हो रही है जो बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, नदी तंत्र के बारे में जब आप जानेंगे तो और अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। उत्तरी भारत का मैदान अगर उसकी बात की जाए तो उत्तर भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बहाकर जो लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। ठीक है, और इसमें क्या है इसमें क्या है, जैसे जो सिंधु नदी है और गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो उनसे बनाए गए निक्षेपों, उनसे लाए गए जो कंकड़ पत्थर है उनसे ये क्षेत्र बना है, उसकी बात की गई है। और उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा गया है: खादर और बांगर। एग्जाम में आता है खादर और बांगर में, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है, और जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। शिवालिक जो श्रेणियाँ उसी के समानांतर जो है भाबर ये फैली हुई है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर हैगी। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जो हैं जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं, और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं, यानी नीचे की ओर चली जाती हैं, इसलिए वो गायब हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई, मतलब भाबर के बाद तराई क्षेत्र आता है, और तराई इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है। और भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, इस प्रदेश में क्या आती हैं? धरातल पे, सरफेस पर जो है निकल कर प्रकट होती हैं, क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो होती हैं वो नहीं होती हैं और उसकी वाहिकाएं नहीं होती। ये क्षेत्र अनूप बन जाते हैं जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका है। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी का घर भी यहाँ पर है। तराई से दक्षिण, तराई के बाद जो है मैदान है, और मैदान जो पुरानी और नए जलोढ़ से बना होने के कारण भांगर और खादर कहलाता है। यानी तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण खादर और बांगर जो है
कहलाता है। ठीक है, तराई रीजन जो है यहाँ पे नदी अपीयर हो जाती है और क्या बोलते हैं यहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है। और हम देखते हैं आगे क्या है कि इस मैदान में नदी की प्रवणता में बनने वाली अपर्दनीय निक्षेप स्थलाकृतियाँ हैं। बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झील, गुफित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो घाटी का मैदान नदिया द्वीप और बालू रोधकों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे साल यहाँ पर बारिश होती है और बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा संकरा है और पानी निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में नदी बहती है। नदियाँ अपनी रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी जो है के समीप नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री का जो कोण है मुड़ जाती है। यानी कि जैसे सदिया से लेकर धुबरी तक जो है इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसके बाद फिर क्या है ये बांग्लादेश में मुड़ जाती है और बांग्लादेश में जब मुड़ती है तो 90 डिग्री का कोण ये बनाती है। ये मैदान जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती हैं। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। और उसके बाद अब प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय जो पठार हैं वो क्या है, नदियों के मैदान से, देखिए अभी वहाँ पे खादर और भांगर की बात हुई थी, ये आपके ना 9th और 10th की ज्योग्राफी में दिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर ना बहुत विस्तार से बताई नहीं गई है। बहुत सी चीज़ें इसलिए स्किप की गई हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी में, क्योंकि वो 9th और 10th में बताई गई है। तो जब मैं आपको 9th और 10th की ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी ना, तब इनको और ज़्यादा विस्तार से आपको बता दूँगी। फ़िलहाल मेरा काम यही है कि मैं चाहती हूँ कि आपको ना बुक में कैसे निशान लगाने, बुक कैसे पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। तो नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय जो पठार है त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल जैसा आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक यानी अरावली विस्तार और पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, और पश्चिम मैंने आपको मैप में भी पूरा दिखा दिया था ये कि पश्चिम में गिरी पहाड़ी और दक्षिण में इलायची कार्डामम जो पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करते हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग और किसकी बात, कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड में आते हैं। कार्बी एंगलोंग और शिलोंग की भी बात की थी मैंने। ठीक है, मेघालय की जो पहाड़ियाँ उसकी। और प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार हो गया, पलायू पठार हो गया, रांची पठार हो गया, मालवा पठार हो गया, कोयम्बटूर पठार हो गया और कर्नाटक पठार हो गया। यह भारत के प्राचीनतम स्थिर भूभागों में से एक है। प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व में कम होती है। मैंने बताया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसका ढलान है और इसी वजह से नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं इस और डेल्टा बनाती हैं। इस क्षेत्र की जो मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ में टॉर ब्लॉक और पर्वत और भ्रंश घाटियाँ और पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान और संरचना, टेकरी यानी हैममॉकी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ और क्वार्टरजाइट जो भित्तियाँ डाइक्स शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इसके बारे में क्या है, चट्टानों के बारे में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसकी सेकंड बुक उसमें और ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, ये पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती हैं। और आगे क्या बात की है, क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं, तो भ्रंश घाटियाँ यहाँ पर हम देखने को मिलती हैं। भ्रंश घाटी मतलब दो, जैसे इसके दो भाग ऊपर उठे हुए थे और एक नीचे को धस जाता है, तो भ्रंश घाटियाँ भी बन जाती हैं, क्योंकि बार बार भूकंप होते रहते हैं यहाँ पर। और इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड, मोरेना जो खंड हैं
इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुख्य उच्चावच लक्षणों के कारण प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन पठार की बात करें तो इसके पश्चिम में पश्चिम घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा है और मैकाल है, फिर महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट ऊंचे अविरत हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी है, जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है और नीलगिरी पहाड़ी में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी द्वारा अपर्दित है, यानी ये नदियाँ बहती हैं और अपर्दित है यहाँ से। और यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ हैं, पालकोड़ा श्रेणी है, नल्ला मल्ला है पहाड़ी है, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। और पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। और उसके बाद मध्य उच्च भूभाग की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कायांतरित चट्टान जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका परिमाण है। ठीक है। और इसके बारे में और क्या कहा गया है कि समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई जो है 700 से 1000 मीटर के बीच है। और यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल, कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास, चंबल की मध्य उच्च की भाग कर रहे हैं ना प्रायद्वीपीय पठार की, और बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिमी अरावली से निकलती है। और मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ी तक है। इसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार उत्तर पूर्वी पठार की बात की जाए तो वास्तव में यह प्रायद्वीपीय क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तृत भाग है। और इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ी मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनाने से यह अलग हो गया है। और बाद में यह नदी द्वारा जमाए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिए गए हैं। यहाँ आज मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाले जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ियाँ। असम के कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, लिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पत्थरों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो वनस्पति उग नहीं पाती है। ठीक है। और भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं हम, तो जब हम भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं तो ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ के अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है, मतलब पूरे साल नहीं बहती हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली नदी जो है लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक
वाष्पीकरण की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है उसकी, इसी वजह से प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। और कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अतः स्थलीय अफवाह का उदाहरण है। यहाँ नदी झील या पलाया में मिल जाती हैं और इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। तो कोस्टल रीजन यानी तटीय मैदान की अब हम बात करते हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान हैं, उदाहरण है। और क्या बोलते हैं, इसकी बात की गई है कि जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। पत्तनों और बंदरगाह जो है विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। यहाँ पर जो स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN नाबाहा शेवा पूरा नाम है इसका, ये बंदरगाह है। ममरगांव बंदरगाह का नाम है। मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैली पश्चिम तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक और केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिम तटीय मैदान मध्यम में संकीर्ण हैं परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल यानी बैक वाटर, जिसे मछली पकड़ने सतह स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वाल्लमकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में बैक वाटर में किया जाता है। पुन्नामदा, ठीक है, याद कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम द्वीप समूहों की बात करते हैं। तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो हैं वो लगभग 572 द्वीप समूह हैं और ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पश्चिम, मतलब 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित हैं। और रीची द्वीप समूह और लम्बरित द्वीप जो है यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा, ये जो द्वीप हैं समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, मतलब समुद्र जो पर्वत थे फिर वो समुद्र जल से ढक गए, उसके बाद जो थोड़ा उठा हुआ भाग वो इसका दिखता है, वो क्या है, द्वीप समूह बन गए। क्योंकि वो जो ज़मीन है, पर्वत हैं जो वो चारों ओर से पानी से ढक गए, तो इसीलिए क्या है, जो पर्वत जलमग्न हो गए उसी से ये बने हैं द्वीप, ठीक है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है। बैरन आइलैंड जो है ना, वो जो है जो कहाँ पर है, निकोबार में स्थित है, ठीक है। और इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी जो उत्तरी अंडमान में है, माउंट डियोवोली जो है मध्य अंडमान में है, इसी तरह माउंट कोयोब जो है वो दक्षिण अंडमान में है, इसी तरह माउंट थ्विलर जो है ग्रेट निकोबार में शामिल है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी बच गया है कि अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं और यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 का जो है उस पर मानव इंसान रहते हैं और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल बताया गया है कि 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में आमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे
द्वीप है। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है और मैंने सिर्फ बुक की लाइंस के हिसाब से आपको पढ़ाया था। और क्या बोलते हैं, मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको पेंसिल का यूज़ करते हुए पढ़ाऊँगी। हालांकि मैं यहाँ पर जो पीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही थी कि आपको बुक कैसे पढ़नी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, कैसे इंपॉर्टेंट लाइंस पे निशान लगाने हैं, ठीक है। और मैं कहूँगी कि आप एक बार एम के सर हैं उनके लेक्चर्स ज़रूर देख लें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।